नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। वीडियो को पूरा देखिए। कोई भी आपका फीडबैक है, कोई सजेशन है, तुरंत वीडियो में कमेंट करके जरूर बताइए। अच्छा लगे तो वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन, सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिएगा। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का कोई भी पेड ग्रुप अगर आपको ज्वाइन करना है तो सिर्फ 8564805309696086089483864455 यही नंबर है हमारे, सिर्फ जहां पे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे हमारा पेज जरूर फॉलो कर लीजिएगा, स्टडी फॉर सिविल डॉट सर्विसेज है। ट्विटर पे हमको जरूर फॉलो कर लीजिएगा, @स्टडी फॉर सिविल्स है। सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करिए और स्कोर अपना तुरंत कमेंट करके बताइए। दोस्तों, स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में आप लोगों का बेहद स्वागत है। आज हम यूपी पीसीएस प्री 2022 के लिए एक सेक्शनल टेस्ट डिस्कस करने वाले हैं जो कि पॉलिटी से रिलेटेड है। काफी सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स, आर्टिकल्स इस टेस्ट के तहत हम कवर करेंगे, जिससे पॉलिटी का रिवीजन आपका बहुत अच्छा तरीके से हो जाएगा और साथ ही आपको ये भी आइडिया लगेगा कि पॉलिटी से जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो किस तरह के पूछे जाते हैं। देखिए, हमारा जो सबसे पहला क्वेश्चन है उसमें पूछा गया है कि हथौड़ा, हंसिया और तारा ये किस मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय पार्टी का चुनाव चिन्ह है। देखिए, आपको ये पता होना चाहिए कि किसी पार्टी को राष्ट्रीय दल के रूप में मान्यता मिलने के लिए कौन कौन सी कंडीशंस को पूरा करना पड़ता है। उसमें देख लिए कुछ सर्टेन कंडीशन होती है कि लोकसभा में आपको इतने वोट मिलने चाहिए या फिर इतनी सीट मिलनी चाहिए। बड़ा कॉन्सेप्चुअल ये एक आप कह सकते हैं क्वेश्चन बनता है। इसको जो है आपके पॉलिटी के नोट्स जहाँ पर भी होंगे वहां से एक बार पढ़ लीजिएगा तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। यहाँ पर देखिए, क्वेश्चन में सिर्फ इतना पूछा गया है कि ये जो चुनाव चिन्ह है हथौड़ा, हंसिया और तारा वाला, ये किस मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय पार्टी का चुनाव चिन्ह है। तो देखिए, ये है भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी का। अगर बात करें राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की, नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी की, तो घड़ी चुनाव चिन्ह है इसका। अगर अखिल भारतीय तृणमूल की बात करें तो जो फूल और घास है वो है। अगर नेशनल पीपुल्स पार्टी की बात करें तो पुस्तक जो है इसका चुनाव चिन्ह है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। सही विकल्प का आपको जो है चयन करना है। पूछा गया है इसमें कि जो राज्य है वहां पर मान्यता प्राप्त जो स्टेट पार्टीज है ना, रिकॉग्नाइज्ड जो स्टेट पार्टीज है उनके बारे में बताना है। तो बोडोलैंड पीपुल्स फ्रंट, इसको देखिए असम में स्टेट पार्टी का दर्जा मिला हुआ है, ठीक है। हिल स्टेट पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी, इसको मेघालय के अंदर जो है स्टेट पार्टी का दर्जा मिला हुआ है। और ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक, तो ये देखिए पश्चिम बंगाल से संबंधित है। यहाँ से अगर हम आंसर की बात करें तो हमारा कौन सा, केवल सी आंसर हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि थर्ड ही ठीक है। इसके बाद देखिए बहुत सारे क्वेश्चंस जो हैं, हम जो हिस्ट्री के अंदर जो राजनीतिक एक विकास हुआ था, पॉलिटिकल डेवलपमेंट जो मॉडर्न हिस्ट्री के टाइम पर चली थी, इससे संबंधित है। एक एक करके चीजें पूछते हैं। देखिए, जब ईस्ट इंडिया कंपनी थी तो कुछ रेगुलेटिंग एक्ट्स आते थे और बाद में जो आप कह सकते हैं ब्रिटिश गवर्नमेंट के अंदर हो गया सारी चीजें, तो भारत सरकार अधिनियम आने लगे और इसी से संबंधित कुछ प्रश्न आपसे पूछे गया है। देखिए, यहाँ पे पूछा गया है कि जो 1773 का रेगुलेटिंग अधिनियम था, इससे संबंधित कुछ तथ्य दिए गए हैं, आपको गलत विकल्प का चयन करना है। सबसे पहले तो 1773 के रेगुलेटिंग अधिनियम के बारे में हम जान लेते हैं। देखिए, ये पहला एक ऐसा कदम था जिसमें जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी उसके अफेयर्स को भारत में रेगुलेट करने के बारे में एक कदम उठाया गया। यानी कि सरकार अब चाहती थी कि ईस्ट इंडिया कंपनी के कामों पर कुछ नियंत्रण उसका भी हो, ठीक है। देखिए, इस एक्ट के तहत जो नेटिव्स थे यानी कि जो भारतीय थे, उनसे किसी भी तरह का ब्राइब लेने पर, गिफ्ट लेने पर रोक लगा दी गई थी। इसके अलावा जो बंगाल का गवर्नर जनरल था उसको बेसिकली जो बंगाल का गवर्नर था उसको बेसिकली बंगाल के गवर्नर जनरल के रूप में नॉमिनेट कर दिया गया था। और साथ ही ध्यान रखिएगा, जो मद्रास और बॉम्बे की प्रेसिडेंसियां थी वो भी जो है बंगाल के गवर्नर जनरल के अंदर ही जो है लेकर आ दी गई थी, ठीक है। तो हम कह सकते हैं यहाँ से सेंट्रलाइज्ड एडमिनिस्ट्रेशन इन इंडिया, इसकी फाउंडेशन पड़ गई थी। मतलब केंद्रीय शासन की एक नींव 1773 के रेगुलेटिंग अधिनियम से जो है पड़ गई थी। इसके अलावा इंपॉर्टेंट फैक्ट देखिए ये है कि जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ कलकत्ता था उसको देखिए स्टैब्लिश किया गया था इसी रेगुलेटिंग एक्ट के तहत। और ये कहाँ पर किया गया था, जो आपका फोर्ट विलियम एक्चुअली था कलकत्ता में, वहां पर एलिजा एम्फे ये पहले जो है इसके न्यायाधीश माने जाते हैं और 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत ये आया था। ये
कुछ जानकारी है, इनको ध्यान रखिएगा। इससे एक और बात आपको समझ में आती है कि इसी तरह से आपको जो बाकी के एक्ट्स हैं जो मॉडर्न हिस्ट्री में हमारे राजनीतिक विकास को दर्शाते हैं उनके बारे में भी पढ़ना है। अब देखिए एक एक करके स्टेटमेंट पढ़ते हैं। इस अधिनियम के द्वारा बंगाल के गवर्नर को बंगाल के गवर्नर जनरल के रूप में नामित किया गया, सही बात है। गवर्नर जनरल की सहायता के लिए 5 सदस्यीय कार्यकारी गठन किया गया, जी नहीं, ये देखिए 4 सदस्य था, ठीक है। वॉरेन हेस्टिंग्स पहले गवर्नर जनरल थे, तो ये बात बिल्कुल ठीक है। तो यहाँ से देखिए जो हमारा आंसर है वो कौन सा हो जाएगा, बी हो जाएगा, क्योंकि जो इसका आंसर है, क्योंकि गलत पूछा गया है तो केवल सेकंड स्टेटमेंट ही गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। देखिए किस अधिनियम के द्वारा मद्रास और बॉम्बे के गवर्नर जो हैं वो बंगाल के गवर्नर जनरल के अधीन कर दिए गए। मैंने आपको अभी बताया कौन सा एक्ट था वो, तो वो था आपका 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। यहाँ पे देखिए नहीं दिया गया है, तो इसीलिए आपका आंसर कौन सा हो जाएगा, डी हो जाएगा, क्योंकि आंसर क्या है 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब की गई थी, तो कब की गई है, देखिए ये की गई थी आपकी 1774 में, ठीक है। सर्वोच्च न्यायालय में एक मुख्य न्यायाधीश के अतिरिक्त और कितने न्यायाधीश थे, तो देखिए एक मुख्य न्यायाधीश होते थे जिनका नाम था एलिजा एम फे। इसके अलावा 3 जो है अदर जजेस भी जो है होते थे, ठीक है। और ये कौन से एक्ट के तहत आया, 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत आया। और कब स्टैब्लिश हुआ, 1774 में स्टैब्लिश हुआ। तो यहाँ से जो आंसर है वो कौन सा हो जाएगा, ए हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न, एक स्टेटमेंट दी गई है, उससे संबंधित सही विकल्प का आपको चयन करना है। इस अधिनियम के अंतर्गत कंपनी के कर्मचारियों को निजी व्यापार करने और भारतीय लोगों से उपहार और रिश्वत लेने पर प्रतिबंध लगा दिया गया था। मैंने आपको बताया ऐसा कौन से एक्ट के तहत किया गया था, रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773। ये यहाँ पर नहीं दिया गया है, तो डी आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। देखिए इसी तरह पढ़ाई करनी चाहिए, एक बार किसी भी चीज को इतने अच्छे से पढ़ लीजिए कि उसके बाद उससे जब कोई प्रश्न बने तो आपको आता हो। केवल तथ्यों को रटना नहीं है, समझ विकसित करनी है और एक टॉपिक की 360 डिग्री कवरेज करके पढ़ना है, ताकि कोई भी फैक्ट किसी भी तरीके से घुमा के प्रश्न में आ जाए तो आप उसका उत्तर जो है दे पाए। चलिए 7वां प्रश्न देखते हैं। कौन सा अधिनियम 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में जो कमियां थी उनको दूर करने के लिए ब्रिटिश संसद के द्वारा पारित किया गया। देखिए इसको कहा जाता है 1781 का अधिनियम। इसको देखिए बंदोबस्त कानून के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है, ध्यान रखिएगा, कभी पूछा जा सकता है कि बंदोबस्त कानून किसे कहते हैं। तो ये 1781 का अधिनियम था। यहाँ से हमारा जो आंसर है वो कौन सा हो जाएगा, तो बी हमारा आंसर जो है हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। किस गवर्नर जनरल के शासनकाल के दौरान कमांडर इन चीफ पद की जो है मांग की गई थी। देखिए 1786 में यानी कि 1786 में जो कॉर्नवालिस है उसको बंगाल का गवर्नर जनरल नियुक्त किया। उसने दरअसल कुछ शर्तें रखी, जिसमें से एक ये थी कि जो सेनापति का या फिर जो कमांडर इन चीफ का पद है वो भी मुझे ही मिले, तो ही मैं ये पद जो है एक्सेप्ट करूंगा गवर्नर जनरल वाला। तो यहाँ से जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी, लॉर्ड कॉर्नवालिस। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। देखिए बंगाल और पंजाब में जो नई विधान परिषदों की स्थापना की गई थी, यानी कि जो न्यू लेजिस्लेटिव काउंसिल एस्टैब्लिश इन बंगाल एंड पंजाब थी, वो कब की गई थी, तो देखिए 1761 का जो भारत परिषद अधिनियम था ये बंगाल में, उत्तर पश्चिमी प्रांत में और पंजाब के लिए देखिए नई विधान परिषदों की स्थापना का प्रावधान करता था। और इसी के द्वारा अगर मैं कहूँ बंगाल में तो 1862 में, अगर बात की जाए उत्तर पश्चिमी प्रांत की तो 1886 में, और अगर बात की जाए पंजाब की तो 1897 में देखिए विधान परिषदों का लेजिस्लेटिव काउंसिल्स का गठन कर दिया गया था। तो यहाँ से देखिए आंसर कौन सा हो जाएगा, डी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते, एक स्टेटमेंट दी गई है, सही विकल्प आपको बताना है। इस अधिनियम के अंतर्गत एक नया पद सृजित किया था, भारत का राज्य सचिव, जिसे भारतीय प्रशासन पर संपूर्ण नियंत्रण रखने की शक्ति थी। तो देखिए सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया, जिसके अंदर कंप्लीट कंट्रोल ओवर द इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन था, ये किस अधिनियम के द्वारा आया था, तो ये देखिए 1858 का जो हमारा अधिनियम आया था, इसके अंतर्गत
एक नया पद सर्जित किया गया जिसको जो है भारत का सचिव या सेक्रेटरी ऑफ स्टेट बोला गया। ठीक है, ये दरअसल कोई नया आदमी नहीं था, जो ब्रिटिश कैबिनेट होती थी उसी के एक सदस्य को जो है सेक्रेटरी ऑफ स्टेट बना दिया गया और ये ब्रिटिश संसद के प्रति उत्तरदायी होता था। ठीक है, अब देखिए इसके बारे में थोड़ा सा और जान लेते हैं कि जो 1858 का अधिनियम था ये कब आया, जब 1857 की क्रांति हुई उसके बाद कंपनी का राज जो है खत्म कर दिया गया और ब्रिटिश गवर्नमेंट ने अपने कंट्रोल में भारत के राज्यों को ले लिया। ठीक है, इस सेक्रेटरी ऑफ स्टेट को क्या बोलते थे, पॉलिटिकल हेड ऑफ इंडियन ऑफिस भी बोलते थे, राजनीतिक मुख्य अधिकारी था ये। इसके अलावा ये रिस्पॉन्सिबल था फॉर द गवर्नेंस ऑफ राज, इसके अलावा अदन और बर्मा। तो देखिए जो ये नया राज्य सचिव था ना, ये ना सिर्फ भारत बल्कि जो अदन और बर्मा का जो गवर्नेंस थी उसके लिए भी जिम्मेदार था, इसको ध्यान रखिएगा। ठीक है, इसके अलावा देखिए जो 1858 का ये अधिनियम था इसके द्वारा जो प्रिंसली स्टेट थी उनको छोड़कर बाकी जो पूरा भारत का एडमिनिस्ट्रेशन था उसको ब्रिटिश गवर्नमेंट के तहत ले आया गया था। ठीक है, इतनी जानकारियों को ध्यान रखिएगा। अब देखिए हम अपने आंसर पे आ जाते हैं। आंसर कौन सा हो जाएगा, बी हो जाएगा, भारत सरकार अधिनियम 1858। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि भारत सरकार अधिनियम जो 1858 था इसमें राज्य सचिव का देखिए पद बनाया गया। इस पद की सहायता के लिए कितने सदस्यीय परिषद की स्थापना की गई, तो देखिए 15 सदस्य जो है इसकी काउंसिल में होते थे। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। स्टेटमेंट दी गई है, इस अधिनियम के माध्यम से भारतीय प्रतिनिधियों को कानून बनाने की प्रक्रिया में शामिल करने की शुरुआत हुई, यानी थ्रू दिस एक्ट द इंक्लूजन ऑफ इंडियन रिप्रेजेंटेटिव्स इन द प्रोसेस ऑफ लॉ मेकिंग हैड बीन इंट्रोड्यूस। कौन सा अधिनियम था ये, 1861 यानी कि 1861 था। तो देखिए ये आपका उत्तर हो जाएगा। यहाँ से क्या हुआ था कि ये शुरुआत कर दी गई कि जो इंडियन रिप्रेजेंटेटिव होंगे वो भी कानून बनाने की जो एक प्रोसेस है उसमें भागीदारी कर सकते हैं। 1861 के अधिनियम को थोड़ा डिटेल में पढ़ लीजिएगा, इससे प्रश्न बनते हैं। इसके बाद देखिए नेक्स्ट प्रश्न 13वां, किस एक वायसराय या गवर्नर जनरल के शासनकाल में 3 भारतीय, बनारस के राजा, पटियाला का महाराजा और सर दिनकर राव को विधान परिषदों के लिए नामित किया गया था, लेजिस्लेटिव काउंसिल के लिए। ठीक है, और उस टाइम पे कौन वायसराय गवर्नर जनरल था आपको ये बताना है। तो देखिए जो 1862 में तत्कालीन कौन था, 16 में तो वायसराय होगा, उसका नाम था लॉर्ड कैनिंग। इसने इन 3 भारतीय राजाओं को, बनारस के राजा को, पटियाला के महाराजा को, सर दिनकर राव को अपनी विधान परिषद में जो है नामित किया था। तो आंसर क्या हो जाएगा, पहली बात तो ये वायसराय था और दूसरा इसका नाम क्या था, लॉर्ड कैनिंग था। तो ए आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं, पोर्टफोलियो प्रणाली को कब शुरू किया गया। तो देखिए लॉर्ड कैनिंग के द्वारा 1859 में जो है पोर्टफोलियो प्रणाली को शुरुआत किया गया था। ठीक है, और उसके बाद पूछा गया कि किसने की थी, तो मैंने आपको बता दिया कैनिंग के द्वारा। तो यहाँ से जो हमारा आंसर हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा, बी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। पूछा गया है किस अधिनियम के अंतर्गत वायसराय को आपातकाल में बिना काउंसिल की संस्तुति के अध्यादेश जारी करने के लिए अधिकृत किया गया था। ये देखिए लेजिस्लेटिव काउंसिल से बिना पूछे एक इमरजेंसी की सिचुएशन में ऑर्डिनेंस इश्यू करने का अधिकार जो मिला था ये 1861 का भारत परिषद जो अधिनियम था उसके द्वारा ही मिल गया था। और इस तरह के अध्यादेश की ऑर्डिनेंस की जो अवधि होती थी, टर्म होती थी, वो 6 महीने के लिए होती थी, जैसा कि अभी भी है ना। तो यहाँ से जो आंसर हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा, 1861 का भारत परिषद अधिनियम, क्योंकि वो यहाँ नहीं दिया गया है तो ये सारे ऑप्शन गलत हो जाएंगे, इनमें से कोई नहीं आंसर हो जाएगा। पूछा गया कितनी अवधि तक ये वैलिड रहता था, तो देखिए 6 माह की अवधि तक वैलिड रहता था। तो यहाँ से कुल मिलाकर डी आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं कि किस अधिनियम के अंतर्गत विधान परिषदों के कार्यों में वृद्धि की गई, उन्हें बजट पर चर्चा करने और कार्यपालिकाओं को प्रश्नों को संबोधित करने की शक्ति भी दी गई। देखिए कौन सा वो एक्ट आया था जिसने लेजिस्लेटिव काउंसिल के फंक्शंस में जो इंक्रीज कर दिया और उनको कह दिया भाई आप बजट पे डिस्कस कर सकते हैं और साथ में जो एग्जीक्यूटिव हैं उनसे आप प्रश्न भी पूछ सकते हैं। तो ये सब हुआ था देखिए 1892 का जो भारत परिषद अधिनियम था, इसी के तहत जो है लेजिस्लेटिव काउंसिल के कार्यों में वृद्धि की
की गई थी। तो सी आपका आंसर हो जाएगा, डिटेल में इसको पढ़िएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, किसकी सिफारिश पर गवर्नर को प्रांतीय विधान परिषदों में गैर सरकारी सदस्यों को नियुक्त करने की जो है शक्ति दी गई थी? और भारत परिषद अधिनियम 1892 के अंतर्गत जो है आपसे क्वेश्चन पूछा गया है। तो देखिए, इस अधिनियम के द्वारा जो प्रांतीय विधान परिषदें थी, यानी कि जो आपकी प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल्स थी, उनमें कुछ प्राइवेट मेंबर को अपॉइंट करने की पावर जो है गवर्नर के पास आई। और वो मेंबर कहाँ से अपॉइंट होंगे? जिला परिषद से, नगर पालिका से, विश्वविद्यालय से, व्यापार संघ से, जमींदार से और जो चैम्बर ऑफ कॉमर्स से। इन सबकी सिफारिशों के आधार पर आप कुछ प्राइवेट सदस्यों को लेजिस्लेटिव काउंसिल्स में जो है नियुक्त कर सकते हैं। ये जो है शक्ति दी गई थी और ये शक्ति मिली थी भारत परिषद अधिनियम 1892 के तहत। तो यहाँ पर देखिए, क्योंकि ये सारे ही ऑप्शन ठीक है, जिला परिषद, नगर पालिका, विश्वविद्यालय, व्यापार संघ, जमींदार, चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स, तो जो है डी आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं, स्टेटमेंट दी गई है, इस अधिनियम के अंतर्गत ईसाई मिशनरियों को लोगों को प्रबुद्ध करने के उद्देश्य से भारत आने की अनुमति दी गई। देखिए, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का जब अधिकार था ना, स्टार्टिंग में क्या है, काफी सारी रोक जो है ब्रिटिशर्स पे लगाई हुई थी। जैसे वो भारत आकर व्यापार नहीं कर सकते थे, मिशनरियों को आने के लिए परमिशन नहीं थी, लैंड नहीं खरीद सकते थे। लेकिन जैसे जैसे कंपनी ने भारत के ऊपर कंट्रोल करना शुरू कर दिया, तो जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी उसने भी धीरे धीरे भारत के दरवाजे बाकी अंग्रेजों के लिए भी खोलने शुरू कर दिए। क्योंकि ब्रिटेन में ये आवाज उठने लगी थी कि ये जो सारे बेनिफिट्स है, इनका लाभ केवल जो ईस्ट इंडिया कंपनी है उसको ही क्यों मिल रहा है। और धीरे धीरे देखिए, मिशनरियों ने भी ये बोलना शुरू कर दिया था कि हम ईसाई धर्म के प्रचार के लिए भारत जाना चाहते हैं। और क्योंकि धर्म का अच्छा खासा बोलबाला गवर्नमेंट में था, तो उनको ये अनुमति दी गई। और ये सब जो हुआ, ये 1813 के चार्टर अधिनियम के तहत हुआ। 1813 का चार्टर अधिनियम इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि ओपन मार्केट की कॉन्सेप्ट, मुक्त व्यापार है ना, ओपन ट्रेड, इसकी कॉन्सेप्ट जो है लागू कर दी गई थी। और चाय का व्यापार और साथ में चीन के साथ जो व्यापार हो रहा था, इसको छोड़कर बाकी सारे व्यापार पर बाउंडेशंस को खत्म कर दिया गया था। और एक तरीके से जो ब्रिटिशर्स मांग कर रहे थे वहां इंग्लैंड में कि भाई ईस्ट इंडिया कंपनी ही क्यों सारा का सारा फायदा ले रही है भारत का, उसको जो है उन्होंने वैलिडेट करने का ट्राई किया था वहां की जो गवर्नमेंट थी उसने। ठीक है, तो 1813 का जो चार्टर अधिनियम है, इसके द्वारा एजुकेशन वगैरह को लेकर भी काम किया गया था। थोड़ा सा इसके बारे में पढ़िएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। देखिए, पूछा गया है, वाक्य के बारे में सही विकल्प का चयन कीजिए। इसके अंतर्गत निदेशक मंडल को वाणिज्यिक मामलों का प्रबंधन करने की अनुमति दी गई, लेकिन राजनीतिक मामलों के प्रबंधन के लिए नियंत्रण बोर्ड नामक निकाय बनाया गया। यानी कि कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स तो मैनेज करेंगे कमर्शियल अफेयर्स, लेकिन एक न्यू बॉडी बनाई गई जिसको बोला जाता था बोर्ड ऑफ कंट्रोल, वो देखिए पॉलिटिकल अफेयर्स मैनेज करेगी। दरअसल धीरे धीरे जो पिछली कहानी मैंने आपको सुनाई कि अंग्रेज मांग कर रहे थे कि भाई ईस्ट इंडिया कंपनी पर ही सारे हक क्यों हैं, तो धीरे धीरे जो ब्रिटिश पार्लियामेंट थी वो अपना कंट्रोल भारत पे बढ़ा रही थी। तो इसकी वजह से वो धीरे धीरे क्या है, एक्ट पारित कर रहे थे। और उन एक्ट्स के जरिए ब्रिटिश जो थे, ब्रिटिश गवर्नमेंट जो थी वो अपनी पावर्स बढ़ा रही थी और कंपनी के पावर कम कर रही थी। तो 1884-85 के आसपास उन्होंने क्या किया, 1784 के आसपास उन्होंने क्या किया, एक नई बॉडी बना दी जिसका नाम ही रखा नियंत्रण बोर्ड या फिर बोर्ड ऑफ कंट्रोल। इसको देखिए पॉलिटिकल अफेयर्स, राजनीतिक मामलों में काफी सारी शक्तियां दी गई। साथ में ये भी कह दिया बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जो हैं, जो गवर्नर जनरल को चिट्ठी वगैरह लिखेंगे, वो जो पत्र हैं, वो जो चिट्ठियां हैं, वो आपको पहले बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के सामने रखने पड़ेंगे। इसके अलावा गवर्नर जनरल की नियुक्तियों के मामले में जो है नियंत्रण बोर्ड का कंट्रोल होना शुरू हो गया। इसके अलावा जो युद्ध करने हैं या फिर संधि करनी है, इस चीज पर भी देखिए नियंत्रण बोर्ड की से होती चली गई। तो ये जो सब चीजें हुई, एक बहुत महत्वपूर्ण अधिनियम के माध्यम से हुई, जिसको बोला जाता है पिट्स इंडिया एक्ट 1784 वाला।
इसके तहत देखिए भारत के ऊपर द्वैध शासन ड्यूल गवर्नमेंट जो है शुरू कर दी गई। ड्यूल गवर्नमेंट कैसे हो गई द्वैध शासन? एक तो जो निदेशक मंडल है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर है, इसके माध्यम से कंपनी भारत को रूल कर रही है, और दूसरा नियंत्रण बोर्ड के माध्यम से, बोर्ड ऑफ कंट्रोल के माध्यम से ब्रिटिश गवर्नमेंट भी अब भारत को रूल कर रही है। तो दो पावर अब क्योंकि रूल कर रही है तो ये द्वैध शासन ड्यूल गवर्नमेंट जो है कहलाता है। ठीक है, डायरार्की भी इसको बोलते हैं। सही वर्ड देखिए इसका जो आएगा वो डायरार्की आएगा। ठीक है, तो ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। ठीक है, इतनी कहानी हमने सुनी, कहानी के द्वारा हिस्ट्री को पढ़ेंगे तो थोड़ा आसान हो जाएगी, क्योंकि ये सब कुछ 1784 पिट्स इंडिया एक्ट के तहत हुआ था, जो कि यहाँ नहीं दिया गया है, तो डी इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। पिट्स इंडिया अधिनियम 1784 को बंदोबस्त कानून के नाम से जाना जाता है? नहीं, मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया, वो 1781 का कानून था। फिर पिट्स इंडिया अधिनियम 1784 ने द्वैध शासन की एक प्रणाली शुरू की, ये बात ठीक है, तो केवल 2 जो है इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। गलत विकल्प का आपको चयन करना है। भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है? सही है। अटॉर्नी जनरल जो होते हैं उनको भारत का प्रथम विधि अधिकारी, फर्स्ट लॉ ऑफिसर माना जाता है, ये भी ठीक है। भारत सरकार को कानूनी विषयों पर महान्यायवादी जो है परामर्श देते हैं, लीगल मैटर्स पर, ये भी ठीक है। क्योंकि सभी ठीक है तो इनमें से कोई नहीं इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। राष्ट्रीय सुरक्षा समिति यानी कि जो आपकी नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल है, कमिटी है, उसका अध्यक्ष कौन होता है? तो देखिए प्रधानमंत्री होते हैं। और स्वतंत्र भारत में पहली बार संसदीय सचिव का पद कब सृजित किया गया था? तो 1951 में ही कर दिया गया था। ठीक है, तो यहाँ से हमारा जो आंसर हो जाएगा ए हो जाएगा। पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी का पद कब से सृजित किया गया? 1951 से। नेक्स्ट प्रश्न की बात तो हम नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। पूछा गया कौन भारत का प्रधानमंत्री बनने से पहले किसी राज्य के मुख्यमंत्री रहे थे? तो देखिए मोरारजी देसाई इसका आंसर होगा, क्योंकि वो महाराष्ट्र के सीएम जो है रहे थे। जबकि जो चंद्रशेखर थे वो प्रधानमंत्री बनने से पहले किसी राज्य के मुख्यमंत्री नहीं रहे थे। फिर पूछा है अपने प्रधानमंत्रित्व काल में लोकसभा के सदस्य कौन थे? तो चंद्रशेखर जो थे वो ड्यूरिंग द प्राइम मिनिस्टरशिप लोकसभा के जो है मेंबर रहे थे। तो यहाँ से जो प्रश्न का उत्तर हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा? डी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। मंत्रिपरिषद के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव लाने के लिए लोकसभा के कम से कम कितने सदस्यों का समर्थन होना आवश्यक होता है? अगर देखिए आपको मोशन ऑफ नो कॉन्फिडेंस लेके आना है तो कम से कम 50 सदस्यों का समर्थन होना जरूरी होता है। फिर पूछा गया कौन सा प्रस्ताव मंत्रिपरिषद के द्वारा पेश किया जाता है? तो देखिए मंत्रिपरिषद अपने प्रति भर्त्सना, स्थगन, ये सब प्रस्ताव तो नहीं लेकर आएगी, लेकिन हाँ अगर कोई ये चैलेंज करे कि अब आपके पास जो है विश्वास नहीं रहा है देश की जनता का, आप मेजोरिटी में नहीं माइनॉरिटी में आ गए हैं, तो मंत्रिपरिषद विश्वास प्रस्ताव लेकर मोशन ऑफ कॉन्फिडेंस लेकर आती है, ताकि वो जो है अपनी वैधता को सिद्ध कर सके। तो यहाँ से जो हमारा आंसर है वो कौन सा हो जाएगा? डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। एक व्यक्ति जो संसद का सदस्य नहीं है अधिकतम कितने महीने की अवधि के लिए केंद्रीय मंत्री रह सकता है? तो देखिए 6 महीने की अवधि के लिए केंद्रीय मंत्री रह सकता है, उसके बाद उसको किसी एक जो है सदन से निर्वाचित होना जरूरी हो जाता है। फिर पूछा गया मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होती है? देखिए लोकसभा इसका आंसर होगा, संसद नहीं होगा, क्योंकि देखिए जो विश्वास प्रस्ताव है और जो अविश्वास प्रस्ताव है वो केवल लोकसभा में ही लाया जा सकता है, यानी कि लोकसभा ही आपको इस बात के लिए बाध्य कर सकती है कि आप मेजोरिटी में हैं या नहीं, और अपने विश्वास मत को जो है हमारे सामने प्रस्तुत कीजिए। तो चाहे मंत्री राज्यसभा से ही क्यों ना हो, चाहे प्रधानमंत्री राज्यसभा से ही क्यों ना हो, लेकिन जो वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं वो लोकसभा के प्रति ही होते हैं। ये कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, इसको थोड़ा ध्यान रखिएगा। तो यहाँ से आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। संसदीय व्यवस्था में कार्यकारी शक्तियां किसके पास होती है? देखिए कार्यकारी शक्तियां एग्जीक्यूटिव पावर देखिए संसदीय व्यवस्था में प्रधानमंत्री के पास होती है। वहीं नॉमिनल पावर यानी कि दिखावे की जो शक्तियां हैं, एक तरीके से नाम मात्र का जो कार्यकारी प्रमुख होता है, जिसको बेसिकली नॉमिनल एग्जीक्यूटिव हेड भी बोलते हैं, वो देखिए राष्ट्रपति होता है। प्रधानमंत्री को रियल एग्जीक्यूटिव पावर रखना वाला जो है बोला जाता है। फिर देखिए भारत का प्रधानमंत्री किसके प्रति उत्तरदायी होता है? क्योंकि मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है, तो प्रधानमंत्री भी तो मंत्रिपरिषद का ही हिस्सा है ना, तो वो भी लोकसभा के ही प्रति उत्तरदायी जो है होते हैं। तो यहाँ से जो हमारा आंसर है वो बी हो जाएगा।
नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। भारतीय संविधान में मंत्रिमंडल शब्द का प्रयोग सिर्फ एक बार किया गया है, किसके अंतर्गत किया है ये आपको बताना है। देखिए ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में मंत्री जो मंडल है इस शब्द का कहीं पे उल्लेख नहीं था, मंत्री परिषद का उल्लेख था। लेकिन फिर देखिए 352 वाला जो आर्टिकल है जब इसमें अमेंडमेंट किया गया तो इसमें कहा गया कि मंत्रिमंडल अगर लिखित रूप से देगा तो ही आप नेशनल इमरजेंसी लगा सकते हैं। तो इसलिए आर्टिकल नंबर 352 ये एक ऐसा अनुच्छेद है जहां पर मंत्रिमंडल शब्द का प्रयोग किया गया। पूरे कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसा सिर्फ ये एक जगह किया गया है। फिर पूछा गया कैबिनेट में कौन शामिल होते हैं, तो कैबिनेट में केवल कैबिनेट मंत्री ही शामिल होते हैं। तो यहाँ से जो आंसर हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा, ए। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। पूछा गया है कौन से उच्च न्यायालय वर्ष 2013 में स्थापित किए गए थे। तो देखिए मणिपुर उच्च न्यायालय, मेघालय उच्च न्यायालय और त्रिपुरा उच्च न्यायालय तीनों ही 2013 में स्टैब्लिश किए गए थे, इसलिए डी इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। कौन सा पूर्वोत्तर राज्य गुवाहाटी उच्च न्यायालय के प्रादेशिक क्षेत्राधिकार में नहीं आता है, टेरिटोरियल ज्यूरिसडिक्शन में नहीं आता है गुवाहाटी हाई कोर्ट की। तो देखिए गुवाहाटी हाई कोर्ट असम, नागालैंड, मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश ये उसके टेरिटोरियल ज्यूरिसडिक्शन में आते हैं, इसलिए डी जो है आंसर हो जाएगा क्योंकि तीनों ही क्या है क्षेत्रीय अधिकार में आते हैं। उसके बाद देखिए पूछा गया है अरुणाचल प्रदेश राज्य के संबंध में विशेष प्रावधान किस अनुच्छेद के अंतर्गत दिए गए हैं। मैंने आपको पहले बताया था 371H इसका आंसर होगा। 371B के तहत किस राज्य के संबंध में प्रावधान है, तो वो असम होगा इसका आंसर। तो यहाँ से जो हमारा आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। भारत के संविधान सभा की स्थापना कब की गई थी। तो देखिए 9 दिसंबर 1946 को भारतीय संविधान सभा की स्थापना की गई थी। फिर पूछा गया है कि किसने संविधान सभा की पहली बैठक की अध्यक्षता की थी। उनका नाम था सच्चिदानंद सिन्हा। ठीक है, ध्यान रखिएगा आसान सा क्वेश्चन है। तो यहाँ से आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की स्थापना जो है की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। संविधान सभा में जो उद्देश्य संकल्प प्रस्तुत किया गया था, ठीक है, वो किसके द्वारा किया गया था। ये देखिए उद्देश्य प्रस्ताव जो है ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन, इसको पंडित जवाहरलाल नेहरू ने जो है प्रस्तावित किया था। और फिर पूछा गया भारत के लिए एक संविधान का प्रस्ताव 22 जनवरी को संविधान सभा द्वारा जो है पारित किया गया था। कब, तो भारत के लिए वन कॉन्स्टिट्यूशन होगा, एक संविधान होगा। इसका प्रस्ताव संविधान सभा द्वारा 22 जनवरी 1947 को जो है पारित किया गया था। तो यहाँ से जो आंसर है वो कौन सा हो जाएगा, सी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। स्टेटमेंट दी गई है केंद्र में द्वैध शासन लागू किया गया था, एक अखिल भारतीय महासंघ की स्थापना का प्रावधान कब किया गया था। तो देखिए उससे पहले क्या हुआ था, जो 1919 का अधिनियम आया था उसमें प्रांतों में द्वैध शासन जो है लागू कर दिया गया था। जो सब्जेक्ट होते हैं स्टेट के उनको दो लिस्ट, हस्तांतरणीय और आरक्षित, इन दो में विभाजित कर दिया गया था। इसके बाद जो अगला एक्ट आया उसमें यही द्वैध शासन की व्यवस्था केंद्र में भी लागू जो है कर दी। ठीक है, तो यहाँ से जो हमारा आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 1935 का जो भारत सरकार अधिनियम था उसके द्वारा जो है केंद्र में द्वैध शासन को लागू किया गया। और इसी अधिनियम के तहत एक अखिल भारतीय महासंघ की, ऑल इंडिया फेडरेशन की स्थापना की परिकल्पना भी की गई थी। तो यहाँ से क्योंकि आंसर नहीं दिया गया है तो डी हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। प्रश्न में देखिए कुछ राज्यों के नाम आपको दिए गए हैं और पूछा गया है किन दो राज्यों में राज्यसभा की सीटों की जो संख्या है वो समान है। तो देखिए असम में जो है 7 राज्यसभा की सीटें हैं, छत्तीसगढ़ में 5 हैं, हरियाणा में भी 5 हैं, ठीक है, और हिमाचल प्रदेश की बात करें तो ये 3 है। तो यहाँ से देखिए आपको पता चलता है कि जो छत्तीसगढ़ और हरियाणा है इन दोनों में राज्यसभा की 5 सीटें हैं। तो यहाँ से जो हमारा आंसर हो जाएगा ये बी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। पूछा गया है किस पूर्वोत्तर राज्य में राज्यसभा में 1 से अधिक सीटें हैं। ठीक है, यानी कि कौन सा वो पूर्वोत्तर का ऐसा राज्य है जिसमें राज्यसभा की 1 से ज्यादा सीटें हैं। तो देखिए मणिपुर, मिजोरम और नागालैंड इन तीनों में ही क्या है, 1 सीट है। लेकिन अगर मैं असम की बात करूं तो इसमें देखिए सीटों की जो संख्या है 7 है। तो क्योंकि इनमें से कोई नहीं है तो आपका आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं कि कौन से पूर्वोत्तर राज्य में लोकसभा में 1 से ज्यादा सीटें हैं। ठीक है, तो देखिए मेघालय में 2 सीटें हैं,
लोकसभा की। अगर मैं बात करूं मिजोरम की तो इसमें एक है, नागालैंड में भी एक है और सिक्किम में भी एक है। तो यहाँ से देखिए कौन सा वो राज्य है जिसके अंदर लोकसभा में एक से ज्यादा सीटें हैं, उस राज्य का नाम हो जाएगा मेघालय। ध्यान रखिएगा, ऐसे ही बार बार रिवाइज करके पढ़ के जो है आपको प्रश्न याद होते हैं। तो पूर्वोत्तर राज्य में लोकसभा में एक से अधिक सीटें कहाँ पे है? मेघालय में है, 2 सीटें हैं। बाकी ध्यान रखिएगा मिजोरम, नागालैंड और सिक्किम, इन तीनों ही राज्यों में ये एक एक है। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं, किस राज्य में लोकसभा में सीटों की संख्या सबसे ज्यादा है? देखिए आंध्र प्रदेश और तेलंगाना, ये तो 2 राज्यों में विभाजित हुए हैं, तो सीटों की संख्या भी बढ़ गई हो गई, तो ये तो आंसर नहीं हो सकता। केरल देखिए कर्नाटक के कंपेयर में एक छोटा राज्य है, तो ये भी आंसर नहीं हो सकता। तो अगर आप एक इंटेलिजेंट गेस लगाना चाहें तो कर्नाटक आप टिक कर सकते हैं। इंटेलिजेंस गेस से भी देखिए आंसर सॉल्व होते हैं। क्यों? क्योंकि आंध्र प्रदेश और तेलंगाना ये तो बटे हैं, तो सीटें भी बटी होंगी। केरल और कर्नाटक में देखा जाए तो केरल एक छोटा राज्य है, कर्नाटक ज्यादा बड़ा है, तो कर्नाटक इसका आंसर हो सकता है। अब देखिए फैक्ट्स की बात करते हैं। जो आंध्र प्रदेश है इसके अंदर सीटों की संख्या है 25, तेलंगाना के अंदर ये 17 है, केरल के अंदर करीब 20 है और कर्नाटक में देखिए 28 है। तो यहाँ से आप देखिए जो आपका आंसर नंबर ए है वो निकल कर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। पूछा गया है कि राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन किस देश के संविधान से लिया गया है? यानी कि जो इलेक्शन ऑफ मेंबर ऑफ राज्यसभा होता है वो कौन सी कंट्री के कॉन्स्टिट्यूशन से हमने लिया है? तो देखिए जो दक्षिण अफ्रीका का संविधान है, साउथ अफ्रीकन कॉन्स्टिट्यूशन जो है, वहां से हमने राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन लिया है, बी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं, कौन सी विशेषताएं ऑस्ट्रेलियाई संविधान से ली गई हैं? देखिए जो ऑस्ट्रेलिया का कॉन्स्टिट्यूशन था वहां से हमने समवर्ती सूची, कॉन्करेंट लिस्ट, इसको लिया है। व्यापार, वाणिज्य और आपसी लेन देन की स्वतंत्रता, फ्रीडम ऑफ ट्रेड, कॉमर्स एंड इंटरकोर्स, ठीक है, और दोनों सदनों की संयुक्त बैठक, जॉइंट सिटिंग ऑफ 2 हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट, ये तीनों ही चीजें हमने ऑस्ट्रेलियन कॉन्स्टिट्यूशन से ली है। तो उपरोक्त सभी डी हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। पूछा गया है इनमें से कौन सी विशेषता भारत शासन अधिनियम 1935 से नहीं ली गई है? तो देखिए जो भारत शासन अधिनियम है 1935, यहाँ से बहुत सारी चीजें हमने अपने कॉन्स्टिट्यूशन में ली हैं। ठीक है, इसमें से एक है राज्यपाल का कार्यालय यानी कि जो ऑफिस ऑफ गवर्नर है, न्यायपालिका यानी कि जो जुडिशरी है, आपातकालीन प्रावधान यानी कि जो हमारे इमरजेंसी प्रोविजंस है, मंत्रिमंडल प्रणाली जिसको इंग्लिश में कैबिनेट सिस्टम भी कहते हैं, ये देखिए हमने ब्रिटेन के संविधान से लिया है, क्योंकि हमारा जो पार्लियामेंट्री सिस्टम है, ठीक है, संसदीय जो एक व्यवस्था है, ये हमने कहाँ से ली है? ये ब्रिटेन से ली है। तो सी हमारा यहाँ पर आंसर हो जाएगा कि ये अब भारत शासन अधिनियम 1935 से नहीं लिया गया, बाकी तीनों यहाँ से लिए गए हैं। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं कि कौन सी ऐसी विशेषता है जो अमेरिकी संविधान से नहीं ली गई है? राष्ट्रपति पर महाभियोग, इम्पीचमेंट ऑफ द प्रेसिडेंट, उच्चतम न्यायालय उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को पदों से हटाया जाना, रिमूवल ऑफ जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट, उपराष्ट्रपति का पद, पोस्ट ऑफ वाइस प्रेसिडेंट। तो अगर मैं बात करूं अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन से, तो एक तो बहुत आसान सी चीज जो आपको याद ही होगी, वो कौन सी है कि जो आपका ये है आप जो हमारे कौन से हैं फंडामेंटल राइट्स हैं, ये देखिए अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन से ही हमने लिए हैं। ठीक बात है। इसके अलावा जो इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट है यानी कि राष्ट्रपति पर महाभियोग है, जो जजेस को पदों से हटाया जाना है, और जो साथ में वाइस प्रेसिडेंट का पद है, ये तीनों भी हमने अमेरिकी संविधान से ही लिए हैं। ठीक है, तो तीनों के तीनों अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन है, तो इसलिए हमारा डी क्या है? आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। गलत विकल्प का आपको चयन करना है। राज्यसभा के लिए सदस्यों का नामांकन यानी कि जो आपका नॉमिनेशन ऑफ मेंबर ऑफ राज्यसभा है, ये कहाँ से लिया गया है? ठीक है, तो ये देखिए आयरिश संविधान से लिया गया है, सही बात है। राष्ट्रपति के निर्वाचन की विधि ये कहाँ से ली गई है? तो देखिए ये राष्ट्रपति के निर्वाचन की विधि भी आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से ही ली गई है। उसके बाद सर्वोच्च न्यायालय का परामर्शी न्याय निर्णय, देखिए होता है ना कि अगर भारत सरकार चाहे तो किसी मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट से उनका परामर्श ले सकती है, तो ये जो लिया गया है ये कनाडा के संविधान से लिया गया है। क्योंकि गलत विकल्प का चयन करना आप इन्होंने पूछा था, तो केवल बी यानी कि बी हमारा आंसर जो है हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। गलत विकल्प का आपको चयन करना है। ठीक है, संविधान का भाग कौन सा? भाग 16। ठीक है, तो देखिए जो आपका भाग 16 है
क्या वो राजभाषा से संबंधित है? तो जी नहीं, ये आएगा आपका भाग 17। आपातकालीन प्रावधान ये किससे रिलेटेड है? तो भाग 18, ये ठीक हो जाएगा। और संविधान के संशोधन की बात की जाए तो ये देखिए भाग 20, ये भी ठीक है। तो क्योंकि गलत पूछा गया है तो यहाँ से हमारा गलत कौन सा हो जाएगा? केवल एक, तो आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस भाग के अंतर्गत संघ और राज्यों के बीच संबंध, विधायी संबंध और प्रशासनिक संबंध के इससे रिलेटेड जो है प्रावधान दिए गए हैं, यानी कि एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेशन, लेजिस्लेटिव रिलेशन और रिलेशन बिटवीन यूनियन एंड स्टेट, इससे रिलेटेड प्रोविजंस कहाँ दिए गए हैं? तो देखिए जो भारतीय संविधान का भाग 11 है, ये बात करता है संघ और राज्यों के बीच संबंध की। इसमें से जो अध्याय 1 है वो विधायी संबंध के बारे में बात करता है, अध्याय 2 प्रशासनिक संबंध के बारे में बात करता है। तो भाग 11 आंसर है, तो इसलिए ऑप्शन नंबर ए आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। सही विकल्प का आपको चयन करना है। राज्यों में विधान परिषदों का उन्मूलन या सर्जन, ये देखिए कौन से आर्टिकल से रिलेटेड है? तो 169 सही बात है। राज्यपाल को सहायता और सलाह देने के लिए एक मंत्री परिषद होगी, ये देखिए आर्टिकल 163 है। और राज्यपाल की नियुक्ति तो आर्टिकल 155 है। ठीक है, क्योंकि सारे सही हैं तो यहाँ से उपरोक्त सभी हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। पूछा गया है कौन सा राज्य कृष्णा जल विवाद न्यायाधिकरण फर्स्ट जो था इसके अंतर्गत नहीं आता है और इसकी स्थापना कब की गई थी? देखिए जो कृष्णा जल विवाद न्यायाधिकरण प्रथम है, इसके अंदर महाराष्ट्र, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश, ये 3 राज्य आते हैं। तो कौन सा नहीं आता? केरल नहीं आता। और इसकी स्थापना कब हुई थी? तो 1969 में हुई थी, इसलिए जो हमारा आंसर है वो सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। पूछा गया है कौन सा राज्य महानदी जल विवाद न्यायाधिकरण के अंतर्गत नहीं आता है और इसकी स्थापना कब हुई थी? देखिए जो महानदी वाटर डिस्प्यूट ट्राइब्यूनल है, इसकी स्थापना तो हुई थी 2018 में। और किन 2 राज्यों के बीच झगड़ा था? उड़ीसा और छत्तीसगढ़ के बीच झगड़ा था। तो आंध्र प्रदेश नहीं आएगा, तो इसका जो आंसर है वो कौन सा हो जाएगा? बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पूछा गया है जो पूर्वी क्षेत्रीय परिषद है, यानी कि जो आपकी ईस्टर्न जोनल काउंसिल है, इसके अंतर्गत कितने राज्य आते हैं? तो देखिए सबसे ऊपर आपका क्या है? इधर बिहार है और झारखंड है। इधर क्या है? पश्चिम बंगाल है। और थोड़ा सा और नीचे आएंगे तो आपका क्या है? उड़ीसा है। और यही आपके पूर्वी क्षेत्रीय परिषद में आते हैं, यानी कि बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल और उड़ीसा। और मुख्यालय की बात करें तो पश्चिम बंगाल में इसका मुख्यालय है। ठीक है, तो आंसर यहाँ से कौन सा हो जाएगा? मुख्यालय है कोलकाता। टोटल कितने राज्य आते हैं? तो बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा 4 आते हैं। तो ए आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया है कौन सा राज्य मध्य क्षेत्रीय परिषद के अंतर्गत नहीं आता है और उसका मुख्यालय कौन सा है? अभी हमने ईस्ट की बात की, उस सेंटर में आ जाइए। तो आपका यूपी, उत्तराखंड, ये दोनों हो गया। इसके अलावा मध्य प्रदेश हो गया। और यहाँ पे देखिए छत्तीसगढ़ के साथ में और कौन सा? छत्तीसगढ़ हो गया। ठीक है, क्योंकि उधर हमने उड़ीसा ले लिया था। तो यूपी, उत्तराखंड, ठीक है, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़, ये 4 राज्य हैं जो है इस मध्य क्षेत्रीय परिषद, यानी कि जो आपका सेंट्रल जोनल काउंसिल, इसके अंदर आते हैं। और मुख्यालय, हेडक्वार्टर कहाँ पे है इसका? तो इसका हेडक्वार्टर देखिए प्रयागराज, कहाँ पर? यूपी के अंदर। तो यहाँ से हमारा आंसर कौन सा हो जाएगा? जो है डी इसका आंसर हो जाएगा, क्योंकि झारखंड नहीं आता है और प्रयागराज में हेडक्वार्टर है। इसके बाद देखिए पूछा गया है जो आर्टिकल नंबर 53 है, इसके अंतर्गत किससे संबंधित प्रावधान दिए गए हैं? तो देखिए आर्टिकल नंबर 53 के अंदर संघ की कार्यपालिका शक्ति, एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ यूनियन, इसके बारे में बात की गई है। अच्छा, बात करें भारत के राष्ट्रपति की तो आर्टिकल नंबर 52 से रिलेटेड है। राष्ट्रपति के निर्वाचन की मैं बात करूँ तो 54 आएगा। एग्जीक्यूटिव पावर की बात करें तो मैंने आपको बताया 53 आएगा। और राष्ट्रपति के चुनाव का जो तरीका है, मैनर ऑफ इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट, जो है ये 55 के अंदर आता है। ठीक है, यहाँ से जो हमारा आंसर है वो सी हो जाएगा, बाकी को भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट पूछा गया है भारतीय संविधान के निर्माण के लिए संविधान सभा में कितने सत्र आयोजित किए गए हैं? और पूछा गया है संविधान सभा ने भारतीय संविधान को कब अंगीकृत जो है किया था? देखिए टोटल 11 सत्र जो है आयोजित किए गए थे। ठीक है, और 26 नवंबर 1949 को ये जो है स्टैब्लिश हमारा जो संविधान था उसको बेसिकली क्या है, अपनाया गया था। ठीक है, तो यहाँ से जो आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा बी, क्योंकि 11 सत्र हुए थे और 26 नवंबर 1949 को इसको जो है लिया गया था। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। भारतीय संविधान का जो प्रथम प्रारूप था वो किसके द्वारा तैयार किया गया था? जो बी.एन. राव थे उनके द्वारा देखिए जो फर्स्ट ड्राफ्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन था उसको प्रिपेयर किया गया था। इसको ध्यान रखिएगा, कई बार लोग अंबेडकर जी से इसको कंफ्यूज कर जाते हैं, लेकिन जो फर्स्ट ड्राफ्ट था वो बी.एन. राव के द्वारा पारित किया गया था। फिर देखिए भारतीय संविधान लागू कब किया गया था? तो बहुत आसान क्वेश्चन है, 26 जनवरी
जनवरी 1950 को लागू किया गया था। ठीक है, क्योंकि ये डेट यहाँ पर नहीं दी हुई है तो इनमें से कोई नहीं उत्तर हो जाएगा, और BN राव क्योंकि फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर है तो दोनों को मिला के डी हमारा उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। भीमराव अंबेडकर प्रेसिडेंसी से संविधान सभा में चुने गए थे, यानी कि कौन सी वो प्रेसिडेंसी थे जिसके द्वारा जो भीमराव अंबेडकर जी थे वो संविधान सभा में चुने गए थे। देखिए वो इलेक्ट हुए थे बॉम्बे कॉन्स्टिट्यूएंट जो असेंबली थी वहां से। ठीक है, और हर वर्ष 26 जो तारीख है कौन से महीने को भारतीय संविधान दिवस मनाया जाता है, तो देखिए मैंने आपको बताया था 26 नवंबर 1949 को जो है अंगीकृत किया था हमने अपने कॉन्स्टिट्यूशन को, तो इसीलिए इसका जो दिन भी है वो नवंबर ही हो जाएगा। ठीक है, जनवरी से इसको कंफ्यूज मत कीजिएगा, नवंबर इसका आंसर है। तो 53 का जो आंसर है वो कौन सा हो जाएगा, सी हो जाएगा, क्योंकि बॉम्बे प्रेसिडेंसी से वो चुने गए थे और 26 नवंबर को भारतीय संविधान दिवस मनाया जाता है। 54 क्वेश्चन, भारत की स्वतंत्रता के बाद ठीक है किसके द्वारा ये सुझाव दिया गया था कि जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस है उसको एक राजनीतिक दल के रूप में भंग कर देना चाहिए। तो देखिए जो महात्मा गांधी जी थे उनका कहना ये था कि जो कांग्रेस जिस उद्देश्य के लिए बनी थी वो उद्देश्य पूरा हो गया है और एक पॉलिटिकल पार्टी के रूप में अब उसको रहने की कोई जरूरत नहीं है। तो महात्मा गांधी जी का देखिए यहाँ पर नाम आएगा। फिर पूछा गया है भारतीय संविधान सभा में कितनी महिलाएं थी टोटल, तो देखिए 15 महिलाएं थी, तो यहाँ से आंसर कौन सा हो जाएगा, ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, गलत विकल्प का आपको चयन करना है। राष्ट्रपति का विशेष अभिभाषण, ये देखिए आर्टिकल नंबर 87 से रिलेटेड है, सही बात है। उसके बाद वित्तीय विधेयकों के बारे में विशेष उपबंध, देखिए स्पेशल प्रोविजन एज टू फाइनेंशियल बिल्स जो आता है ये आपका आर्टिकल 117 यानी कि 117 के अंदर आता है। अखिल भारतीय सेवाएं तो अनुच्छेद 312, ये ठीक बात है, क्योंकि गलत विकल्प पूछा गया है तो हमारा बी गलत हो जाएगा, तो आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। पूछा गया है संविधान का जो भाग 5 था उसके किस अध्याय में कार्यपालिका यानी कि एग्जीक्यूटिव का जो है उल्लेख किया गया है, आपको ये बताना है। तो देखिए संविधान का जो भाग 5 है वो संघ सरकार यानी कि यूनियन गवर्नमेंट के बारे में बात करता है। ठीक है, और अगर बात करें इसका कौन सा अध्याय, तो अध्याय 1 जो है वो कार्यपालिका से रिलेटेड जो है उसमें दिए गए हैं आर्टिकल्स। अध्याय 2 जो है पार्लियामेंट से संबंधित है। अध्याय 3 राष्ट्रपति की विधायी शक्तियों से, लेजिस्लेटिव पावर और प्रेसिडेंट से। भाग 4 संघ की न्यायपालिका से यानी कि जो यूनियन जुडिशरी है। अध्याय 5 भारत का नियंत्रक और महालेखा परीक्षक यानी कि जो कंट्रोलर और ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे कार्यपालिका पूछा गया है तो हमारा जो अध्याय 1 है यह आंसर हो जाएगा। फिर पूछा गया है कि संविधान के भाग 5 के कौन से अध्याय में संघ की न्यायपालिका का उल्लेख है, तो मैंने आपको भी बताया ये है अध्याय 4 में। तो यहाँ से जो हमारा उत्तर निकल कर आ जाएगा वो कौन सा आ जाएगा, 1 और 4 कहाँ पर दिया गया है, डी में दिया गया है, यही हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। संविधान के भाग 6 में निम्नलिखित में से किस अध्याय में राज्य विधानमंडल का उल्लेख किया गया है, तो देखिए संविधान का जो भाग 6 है ये राज्य सरकारों से संबंधित है। इसका अध्याय 1 सामान्य है। अध्याय 2 में देखिए कार्यपालिका से रिलेटेड बात की गई है। अध्याय 3 में राज्य का विधानमंडल है। अध्याय 4 में राज्यपाल की विधायी शक्तियां हैं। अध्याय 5 उच्च न्यायालयों की बात करता है और जो अध्याय 6 है वो अधीनस्थ न्यायालय यानी कि जब सब ऑर्डिनेट कोर्ट्स है उनके बारे में बात करता है। ठीक है, तो उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि संविधान का भाग 6 में किस अध्याय में अधीनस्थ न्यायालयों का उल्लेख किया गया, मैंने आपको अभी बताया वो है 6। तो यहाँ से हमारा आंसर क्या हो जाएगा, राज्य विधानमंडल का जो उल्लेख किया गया है ये किया गया है अध्याय 3 में और अधीनस्थ न्यायालयों का उल्लेख किया गया है अध्याय 6 में। तो 3 और 6 देखिए कहाँ दिया गया है, बी ऑप्शन में दिया गया है, यही हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं। पूछा गया है कि जो भाग 12 है उसमें कौन सा अध्याय संपत्ति के अधिकार से संबंधित है। देखिए भाग 12 जो है संविधान का वो वित्त, संपत्ति, संविदाएं इन सबसे रिलेटेड है। इसका जो भाग 1 है वो वित्त यानी कि फाइनेंस की बात करता है। अध्याय 2 ऋण लेना, बोरोइंग की बात करता है। अध्याय 4 जो है वो संपत्ति का अधिकार की बात करता है। तो आंसर कौन सा हो जाएगा, सी हो जाएगा, अध्याय 4। देखिए सही विकल्प का आपको चयन करना है। ठीक है, तो देखिए भाग 1 इसके अंदर क्या है, इसके अंदर संघ और उसका राज्य क्षेत्र है, यूनियन और इट्स टेरिटरी है। भाग 2 देखिए नागरिकता से रिलेटेड है। भाग 3 देखिए मौलिक अधिकारों से रिलेटेड है और भाग 4 राज्य के निधि निदेशक तत्वों से ही रिलेटेड है। तो डी इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। किस अनुसूची के अंतर्गत संघ राज्य क्षेत्रों के नाम और उनकी सीमा से संबंधित प्रावधान दिए गए हैं। तो देखिए हमारा जो संविधान का भाग
भाग 1 है वो ही यूनियन उसके टेरिटरीज की बात करता है, इसी तरह जो पहली ही अनुसूची है वो दरअसल केंद्र शासित प्रदेशों की सीमा और उनके नाम के बारे में बात करती है। ठीक है, तो जो हमारे जो शेड्यूल्ड 1 है वही इसका जो है आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं, अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन और नियंत्रण से संबंधित प्रावधान किस अनुसूची के तहत दिए गए हैं। देखिए दो अनुसूचियां हैं 5 और 6। अनुसूचित 5 जो है वो दरअसल एडमिनिस्ट्रेशन एंड कंट्रोल ऑफ शेड्यूल्ड एरिया एंड शेड्यूल्ड ट्राइब्स के बारे में बात करती है, और जो अनुसूचित 6 है वो कुछ चुनिंदा राज्यों की जनजातियों के प्रशासन से संबंधित है। क्योंकि यहाँ पर अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन नियंत्रण से पूछा गया है तो अनुसूची 5 जो है हमारा आंसर हो जाएगा, इसलिए सी जो है हमारा आंसर हो जाएगा। इसके अलावा देखिए जो आर्टिकल नंबर हमारा 244 है वो भी थोड़ा सा इम्पोर्टेंट इस कंटेक्स्ट में हो जाता है, इसके बारे में थोड़ा पढ़ लीजिएगा। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 62 की। पूछा गया है छठी अनुसूची में कितने पूर्वोत्तर राज्यों के जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन से संबंधित प्रावधान दिए गए हैं। मैंने आपको बताया छठी अनुसूची कुछ राज्यों से रिलेटेड है। कौन कौन से राज्य हैं, ये देखिए असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। टोटल कितने राज्य हैं, 4। पूछा गया कौन सा राज्य छठी सूची के अंतर्गत नहीं आता, तो देखिए मेघालय भी आता, सॉरी मिजोरम भी आता है, मेघालय भी आता है, त्रिपुरा भी आता है, सिक्किम नहीं आता। कौन सा आता है, असम आता है। ठीक है, तो यही जो है हमारा क्या है आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं, निम्नलिखित में से किस संशोधन अधिनियम के द्वारा भारत के संविधान में 10वीं अनुसूची जोड़ी गई थी। ये देखिए हमारा 52 अमेंडमेंट था, यानी कि 52वां संशोधन अधिनियम था, और ये कब आया था, 1985 में आया था, जिसके द्वारा 10वीं अनुसूची जो कि एंटी डिफेक्शन लॉ यानी कि दल बदल कानून से रिलेटेड है, और इसको दल बदल विरोधी कानून के रूप में भी जाना जाता है। तो आंसर कौन सा हो जाएगा, हमारा आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, 11वीं अनुसूची में पंचायतों से संबंधित कितने विषय हैं। तो देखिए 11वीं जो अनुसूची है उसमें पंचायतों से संबंधित 29 विषय है, 29 है। फिर पूछा गया किस संशोधन अधिनियम के द्वारा भारतीय संविधान में 11वीं अनुसूची जुड़ी गई थी। देखिए 73वां जो है संशोधन अधिनियम पंचायतों से संबंधित है, वहीं जो 74वां है वो देखिए जो हमारे शहरों का प्रशासन है, नगर निगम है, उससे संबंधित है। ठीक है, शहरी निकाय जो होते हैं। तो यहाँ से जो हमारा आंसर हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा, ये हो जाएगा डी। 29 सब्जेक्ट है और 1992 का 73वां संशोधन अधिनियम। फिर अगेन देखिए पूछा गया है किस संशोधन अधिनियम के द्वारा 12वीं अनुसूची जोड़ी गई थी। मैंने आपको अभी बताया 74वां संविधान संशोधन अधिनियम। और पूछा गया है 12वीं अनुसूची में नगर पालिकाओं से संबंधित कितने विषय हैं, तो देखिए टोटल 18 विषय हैं। तो यहाँ से सी हमारा आंसर हो जाएगा। अब देखिए सही विकल्प का जो है आपको चयन करना है। अनुच्छेद 14 विधि के समक्ष समानता, ये बात ठीक है कि जो आर्टिकल 14 है वो इक्वलिटी बिफोर लॉ की बात करता है। अनुच्छेद 19 देखिए उपाधियों का उन्मूलन नहीं, उपाधियों का जो उन्मूलन है ये दरअसल आर्टिकल नंबर 18 बात करता है। अनुच्छेद 19 तो बहुत सारी फ्रीडम आपको देता है ना, राइट टू एक्सप्रेशन है ये तो। फिर देखिए प्रारंभिक शिक्षा का अधिकार अनुच्छेद 21, तो ये भी गलत हो जाएगा क्योंकि अनुच्छेद 21A जो है वो राइट टू एजुकेशन की बात करता है। ठीक है, तो यहाँ से जो हमारा आंसर है वो कौन सा हो जाएगा, ए हो जाएगा, क्योंकि केवल पहला स्टेटमेंट ही ठीक है। इसके बाद देखिए पूछा गया है निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के अंतर्गत लोक नियोजन के मामलों में अवसर की समानता से संबंधित प्रावधान दिए गए, यानी कि इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन द मैटर ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट। तो ये देखिए जो आर्टिकल नंबर आपका 16 है ना वो दरअसल इस बारे में बात करता है। फिर पूछा गया है किस अनुच्छेद में अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण से संबंधित प्रावधान दिए गए हैं। तो यह अनुच्छेद 21, ठीक है, जहां पर बोला गया प्राण और दैहिक ये देखिए अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण क्या है, प्रोटेक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ कन्विक्शन फॉर ऑफेंस, ये दरअसल दिया गया आर्टिकल नंबर 20 में। और आर्टिकल नंबर 21 जो है वो प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी यानी कि प्राण और दैहिक स्वतंत्रता के संरक्षण की बात करता है। तो हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आर्टिकल नंबर 16 और आर्टिकल नंबर 20। ये आपका देखिए ए में दिया गया है, यही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति के रूप में निर्वाचन के लिए योग्यता से संबंधित प्रावधान दिए गए हैं। 68 देखिए, तो जो अनुच्छेद 56 है यहाँ पे राष्ट्रपति की पदावधि टर्म ऑफ ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंट की बात की गई है। अनुच्छेद 57 पुनर्निर्वाचन की पात्रता एलिजिबिलिटी ऑफ रीइलेक्शन की बात की गई है। अनुच्छेद 58 राष्ट्रपति के रूप में निर्वाचन के लिए योग्यता क्वालिफिकेशन फॉर द इलेक्शन एज अ प्रेसिडेंट दिया गया है। अनुच्छेद 59 कंडीशन ऑफ प्रेसिडेंट ऑफिस
राष्ट्रपति कार्यकाल की शर्तें रखी गई है। तो क्योंकि यहाँ पे राष्ट्रपति के रूप में निर्वाचन के लिए योग्यता पूछा गया है, तो सी जो है हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। पूछा गया है सही विकल्प का चयन आपको करना है। तो देखिए, उपराष्ट्रपति का निर्वाचन, ठीक है, ये जो है अनुच्छेद 66 से रिलेटेड है। तो उपराष्ट्रपति का निर्वाचन अनुच्छेद 66 आ जाएगा। उपराष्ट्रपति की पदावधि, ये देखिए अनुच्छेद 67 से रिलेटेड है। उपराष्ट्रपति द्वारा शपथ, ये 69 से ही रिलेटेड है। तो सही विकल्प पूछा गया है, केवल 3 हमारा सही है, तो सी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। अनुसूचित जनजातियों से संबंधित प्रावधान निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में दिए गए हैं? तो देखिए, जो हमारा आर्टिकल नंबर 315 है, इसमें तो संघ और राज्यों के लिए लोक सेवा आयोग की बात की गई है। अनुच्छेद जो 341 है, इसमें अनुसूचित जाति की बात की गई है। अनुच्छेद 342, इसमें अनुसूचित जनजाति की बात की गई है। ठीक है, तो हमारा जो आंसर है वो क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा, क्योंकि अनुसूचित जनजाति वाला आर्टिकल पूछा गया है। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। कौन सा पूर्वोत्तर राज्य 21 जनवरी 1972 को जो है स्थापित नहीं हुआ था? तो ये देखिए सिक्किम था, क्योंकि बाकी तीनों के तीनों राज्य 1972 में आ गए थे। मेघालय, मणिपुर और त्रिपुरा, ये तीनों ही राज्य देखिए 21 जनवरी 1972 को अस्तित्व में आ गए थे। वहीं अगर मैं सिक्किम की बात करूं, तो ये देखिए 16 मई जो है आपका 1975 इसमें अस्तित्व में आया था। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि कौन से दो पूर्वोत्तर राज्य 20 फरवरी 1987 को स्थापित हुए थे? तो देखिए, मिजोरम 20 फरवरी 1987 को आया था। अरुणाचल प्रदेश भी 20 फरवरी 1987 को आया था। ठीक है, तो मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश, ये दोनों इसका आंसर हो जाएगा। कहाँ पर दिया गया है? डी ऑप्शन में, डी आपका आंसर हो जाएगा। फिर पूछा गया है जो ऑड वन है, जो विषम विकल्प है, उसका चयन कीजिए। अंडमान निकोबार द्वीप समूह में देखिए प्रशासक एग्जीक्यूटिव नहीं होता है, बल्कि कौन होता है? एक उपराज्यपाल होता है, यानी कि लेफ्टिनेंट गवर्नर होता है। चंडीगढ़ में देखा जाए तो प्रशासक ही होता है, एडमिनिस्ट्रेटर। दादरा और नागर हवेली में भी देखिए प्रशासक ही होता है, और दमन दीव में भी प्रशासक ही होता है। तो तीन एक जैसे हैं, एक अलग है, क्योंकि देखिए अंडमान और निकोबार द्वीप समूह का जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो कौन संभालता है? उपराज्यपाल संभालता है। तो ए इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। पूछा गया है मंत्रिपरिषद निम्नलिखित में से किस केंद्र शासित प्रदेश की कार्यपालिका के अंतर्गत नहीं आते हैं? ठीक है, यानी कि कुछ ऐसे यूटीज हैं जिनके अंदर क्या है? मंत्रिपरिषद है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स है, लेकिन कुछ क्या है ऐसे नहीं है। तो बात करें दिल्ली की, दिल्ली में देखिए एक उपराज्यपाल होता है, एक मुख्यमंत्री होते हैं और एक मंत्रिपरिषद होती है। पुदुचेरी की बात करें तो उसमें भी उपराज्यपाल, मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद होते हैं। और जम्मू कश्मीर में भी देखिए उपराज्यपाल, मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद है। लद्दाख में देखिए सिर्फ उपराज्यपाल होते हैं। तो यहाँ से हमारा जो सी है वो आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। विधानसभा निम्नलिखित में से किस केंद्र शासित प्रदेश की विधायिका के अंतर्गत जो है मौजूद नहीं है? ठीक है, तो देखिए पुदुचेरी में भी विधानसभा है, जम्मू कश्मीर में भी विधानसभा है और दिल्ली में भी विधानसभा है। क्योंकि सभी में है तो डी यहाँ से हमारा आंसर हो जाएगा। 76 क्वेश्चन की बात करते हैं। किस मामले में व्यक्ति की स्वतंत्रता और गरिमा को सर्वोच्च न्यायालय द्वारा संविधान की मूल संरचना के एक तत्व के रूप में घोषित किया गया था? तो देखिए नमिता शर्मा जो मामला था 2013 का, उसमें व्यक्ति की जो स्वतंत्रता है और गरिमा है वो ये हमारे मूल संरचना, एक यानी कि हमारा बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन होगी, ऐसा जो है बताया गया था। तो हमारा आंसर यहाँ से कौन सा हो जाएगा? बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। पूछा गया है कि किस मामले में न्यायपालिका की स्वतंत्रता को सर्वोच्च न्यायालय द्वारा संविधान की मूल संरचना के तत्व के रूप में घोषित किया गया था? ये देखिए कुमार पद्म प्रसाद मामला था, जो कि 1992 को आया था, और इसमें न्यायपालिका की स्वतंत्रता, इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी का जो है स्टैब्लिश फैक्ट किया गया था। ठीक है, तो आंसर हमारा ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। सही विकल्प का आपको चयन करना है। तो देखिए कुछ मामले हैं, कुछ कोर्ट केसेस थे, उनके द्वारा कौन से सिद्धांत को स्थापित किया गया था, ये पूछा गया है। तो देखिए कल्याणकारी राज्य, यानी कि जो एक सामाजिक आर्थिक न्याय होना चाहिए, ये क्या कब आया था? भीम सिंह जी मामला 1981। उसके बाद देखिए समानता का सिद्धांत, ठीक
ठीक है, ये आया था आपका इंदिरा साहनी वाला जो मामला था 2000 का, उसके द्वारा। स्वतंत्र न्यायिक प्रणाली, ये ऑल इंडिया जजेस एसोसिएशन वाला जो मामला था उससे आया था, यानी कि ये यहाँ मैच होगा, ये यहाँ मैच होगा। और भीम सिंह जी मामला मामला जो है कल्याणकारी राज्य से संबंधित है, ये ठीक है। तो क्योंकि पहला ही केवल ठीक है तो ए हमारा यहाँ से आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि किसे वर्ष 1947 में संविधान सभा द्वारा जो है अपनाया गया था। तो देखिए 1947 में अगर मैं बात करूं, 22 जुलाई 1947 की जो हमारा राष्ट्रीय ध्वज है, ठीक है, जो हमारा नेशनल फ्लैग है, उसको अपनाया गया था। लेकिन उसके बाद दूसरी डेट आती है जो कि इम्पोर्टेंट है, डेट है 24 जनवरी 1950। इस डेट को हमारे राष्ट्रगान को अपनाया गया था, नेशनल एंथम को। इसी दिन हमारे राष्ट्रीय गीत को अपनाया गया था, नेशनल सॉन्ग को। और देखिए इसी दिन जो है राजेंद्र प्रसाद को भारत के पहले राष्ट्रपति के रूप में भी चुना गया था। यानी कि तीन चीजें हुई थी 24 जनवरी 1950 को, लेकिन राष्ट्रीय ध्वज जो अपनाया गया था वो 22 जुलाई 1947 को अपनाया गया था। तो यहाँ से आंसर कौन सा हो जाएगा, सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, संविधान सभा की निम्नलिखित में से किस प्रमुख समिति की अध्यक्षता वल्लभ भाई पटेल ने की थी। तो देखिए कुछ प्रमुख समितियों की बात करते हैं, संघ शक्ति समिति, इसके अध्यक्ष थे जवाहरलाल नेहरू। संघीय संविधान समिति, इसके अध्यक्ष भी जवाहरलाल नेहरू थे। प्रांतीय संविधान समिति, सरदार पटेल इसके अध्यक्ष थे। और प्रारूप समिति हम सभी जानते हैं डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। तो सी यहाँ से हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं, कौन सी समिति ऐसी है जिसकी अध्यक्षता जो है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने नहीं की थी। देखिए प्रक्रिया नियम समिति हो, संचालन समिति हो, और साथ में जो आपकी वित्त और कर्मचारी समिति हो, ठीक है। और ये जो है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने इसकी जो है अध्यक्षता की थी। लेकिन जो राज्य समिति है, राज्यों के साथ बातचीत के लिए समिति, इसको देखिए जवाहरलाल नेहरू जो है उन्होंने अध्यक्षता दी थी, ठीक है। तो यहाँ से जो हमारा आंसर निकल के आ जाएगा वो कौन सा आ जाएगा, बी आ जाएगा, क्योंकि इसी की अध्यक्षता उन्होंने नहीं की थी, बाकी तीनों की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, सही विकल्प का आपको चयन करना है। संविधान सभा की कुछ लघु समितियां दी गई हैं। तो देखिए प्रत्यायक क्रेडेंशियल समिति, इसकी अध्यक्षता की थी अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर ने। सदन समिति की अध्यक्षता की थी बी पट्टाभी सीतामरैया ने। कार्य संचालन जो समिति है तो डॉक्टर के एम मुंशी इसका आंसर होगा। और राष्ट्र ध्वज संबंधी जो तदर्थ समिति थी तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद इसका आंसर होगा, यही हमारा भी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं, अंतरिम सरकार के बारे में आपको सही विकल्प का जो है चयन करना है, ठीक है। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद खाद्य और कृषि विभाग के मंत्री थे, सही बात है। जॉन मथाई, ये देखिए उद्योग और आपूर्ति विभाग के मंत्री थे। सी एच भाभा जो है ये कार्य खान और ऊर्जा विभाग के मंत्री थे। लियाकत अली खान जो है वित्त मंत्री थे। तो यहाँ से आंसर सही पूछा गया है तो आपका ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, देखिए स्वतंत्र भारत का जो पहला मंत्रिमंडल बना था, इससे पहले तो हमने अंतरिम मंत्रिमंडल की बात की थी। अब हम बात कर रहे हैं कि जब भारत आजाद हो गया और उसके बाद हमारा जो पहला मंत्रिमंडल बना उसमें कौन सा विभाग किसके पास था। तो देखिए आर के षणमुगम चेट्टी, इनके पास वित्त विभाग था। राजकुमारी अमृत कौर, इनके पास स्वास्थ्य विभाग था। रफी अहमद किदवई, इनके पास कौन सा विभाग था, तो संचार था। और डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी, इनके पास उद्योग और आपूर्ति था। तो यहाँ से जो सही आंसर है वो सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, कांग्रेस पार्टी की विशेषज्ञ समिति की स्थापना कब की गई थी, ठीक है। यानी कि जो आपकी कांग्रेस पार्टी की एक्सपोर्ट कमेटी है उसके बारे में पूछा गया है। ये देखिए 8 जुलाई 1946 को इसकी स्थापना हो गई थी। कौन कांग्रेस पार्टी की विशेषज्ञ समिति का सदस्य नहीं था, तो देखिए जवाहरलाल नेहरू के अध्यक्ष थे। बाकी मेंबर के नाम मैं आपको बता देती हूँ, एम आसफ अली, के एम मुंशी, एन गोपाल स्वामी अयंगर, के टी शाह, डी आर गाडगिल, हुमायूं कबीर, के संथानम, ये सब इसके मेंबर थे। तो देखिए डॉक्टर बी आर अम्बेडकर इसका आंसर नहीं होगा। तो यहाँ से बी हमारा राइट आंसर आ जाएगा, क्योंकि 9 जुलाई 1946 को इसकी स्थापना हुई थी। फिर पूछा गया किस अनुच्छेद के अंतर्गत आंध्र प्रदेश में केंद्रीय विश्वविद्यालय की स्थापना से संबंधित प्रावधान दिए गए हैं। तो देखिए जो अनुच्छेद 371 सी है ये मणिपुर राज्य के संबंध में विशेष उपबंध है। अनुच्छेद 371 आई तो देखिए आंध्र प्रदेश में केंद्रीय विश्वविद्यालय की स्थापना से संबंधित है, ठीक है। मैंने ई बोला, आई बोल दिया, ये ई है, ठीक है। 371 ई। उसके बाद देखिए अनुच्छेद 371 एफ, तो ये सिक्किम राज्य से इसमें विशेष प्रावधान है। तो क्योंकि आंध्र प्रदेश
प्रदेश का अंदर केंद्रीय विश्वविद्यालय पूछा गया है, तो जो 371 ई है यानी कि जो बी है ये आपका आंसर हो जाएगा। उसके बाद ये गलत विकल्प का चयन आपको करना है, ठीक है। मिजोरम राज्य के संबंध में विशेष उपबंध, तो 371 जी ये सही है। गोवा राज्य के संबंध में विशेष उपबंध, तो ये 371 आई होगा, ये भी ठीक है। कर्नाटक राज्य के संबंध में विशेष जो प्रावधान दिए गए हैं ये देखिए 371 जे में ही दिए गए हैं, तो ये भी ठीक हो जाएगा। तो यहाँ से जो है सभी सही है, तो गलत विकल्प कोई भी नहीं होगा, तो 87 का डी हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, सही विकल्प का चयन आपको करना है। तो देखिए ग्राम सभाएं 243 ए आर्टिकल ये सही है। फिर पंचायतों की संरचना, तो ये देखिए 243 ग होगा, यानी कि कौन सा होगा 243 सी होगा, ठीक है। पंचायतों का गठन, तो ये 243 बी होगा, ठीक है। तो यहाँ से देखिए सही विकल्प पूछा गया है, केवल एक हमारा सही है, तो आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि कौन सी पंचायती राज संस्था तेलंगाना राज्य में मौजूद नहीं है। तो देखिए ग्राम पंचायतें हैं, मंडल परिषद है, जिला परिषद है, लेकिन जो पंचायत समितियां हैं जो कि त्रिपुरा में है वो देखिए तेलंगाना में नहीं है, तो यहाँ से हमारा आंसर कौन सा हो जाएगा, पंचायत समितियां। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, कौन सा पूर्वोत्तर के 2 राज्य हैं जिनमें केवल एक ही शहरी स्थानीय निकाय नगर पालिका है। तो देखिए मणिपुर जो है इसके अंदर नगर परिषदें हैं और नगर पंचायत भी है, ठीक है। नागालैंड में भी नगर परिषदें हैं और टाउन परिषदें हैं, लेकिन जो मेघालय है और मिजोरम है इसके अंदर क्या है, केवल नगर पालिकाएं हैं, तो यहाँ से जो है बी हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। 91 क्वेश्चन देखते हैं, 12वां संशोधन अधिनियम 1962 इसके माध्यम से कौन से यूटी को भारतीय संघ में जो है शामिल किया गया था, ठीक है। कौन सा अमेंडमेंट पूछा गया है, 12वां संशोधन अधिनियम। इनको थोड़ा सा ना ध्यान रखिएगा, ये कई बार ना पूछ लिए जाते हैं। तो देखिए जो गोवा दमन और दीव था उसको भारतीय संघ में 12वें संशोधन अधिनियम के द्वारा शामिल कर लिया गया था, तो ए इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट पूछा गया है, इस संशोधन अधिनियम के माध्यम से उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की जो रिटायरमेंट की एज थी, सेवानिवृत्ति की आयु थी, वो 60 से बढ़ाकर 62 कर दी गई। तो ये देखिए किया गया था 15वें संशोधन अधिनियम के द्वारा 1963 में, बी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, पूछा गया है 14वां संशोधन अधिनियम 1962 के अंतर्गत पुदुचेरी को भारतीय संघ में शामिल किया गया था। तो देखिए जो 14वां संशोधन अधिनियम 1962 था इसके द्वारा पुदुचेरी को भारतीय संघ में शामिल किया गया था, ये बात बिल्कुल ठीक है। 21वां संशोधन अधिनियम 1967 इसके द्वारा सिंधी भाषा को 8वीं अनुसूची में 18वीं भाषा के रूप में शामिल किया गया था, ये गलत हो जाएगा क्योंकि सारी इन्फॉर्मेशन सही है, केवल ये 18वीं गलत है, दरअसल 15वीं भाषा के रूप में जो है शामिल किया गया था। तो आपको क्या स्टेटमेंट सही याद रखना चाहिए कि जो 21वां संशोधन अधिनियम था 1961 इसके द्वारा सिंधी भाषा को 8वीं अनुसूची में 15वीं भाषा के रूप में देखिए शामिल किया गया था, तो 93 का आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि इस अधिनियम के अंतर्गत संसद को मणिपुर के नए राज्य के लिए विधानसभा और मंत्री परिषद के गठन के लिए देखिए अधिकृत किया गया था। तो मणिपुर राज्य से रिलेटेड आपसे क्वेश्चन पूछा गया है 94th वाला। तो देखिए 27वां संशोधन अधिनियम 1971 जो आया था इसके तहत संसद को मणिपुर के लिए एक नए, मणिपुर जो कि एक नया राज्य था उसके लिए एक विधानसभा मंत्री परिषद के गठन की बात जो है की गई थी, तो डी यहाँ से हमारा आंसर हो जाएगा 27वां, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, सही विकल्प आपको बताना है। इसके अंतर्गत राज्य लोक सेवा आयोग और संयुक्त लोक सेवा आयोग के सदस्यों की जो रिटायरमेंट की एज थी वो 60 से बढ़ाकर 62 कर दी गई थी। ये देखिए 41वां संशोधन अधिनियम था हमारा 1976 वाला, 1976 वाला, तो ए इसका आंसर जो है हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, पूछा गया है कि संशोधन अधिनियम के द्वारा जो 4 भाषाएं थी बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली इनको संविधान की 8वीं अनुसूची में जोड़ा गया था। तो देखिए 52वां 92 वाला जो अमेंडमेंट हमारा एक्ट था 2003 का, है ना, 92वां संशोधन अधिनियम जो था 2003 का, उसके द्वारा इन भाषाओं को, 4 भाषाओं को देखिए 8वीं अनुसूची में शामिल कर दिया गया था। फिर पूछा गया इसके बाद संवैधानिक रूप से मान्यता प्राप्त भाषाओं की संख्या बढ़कर कितनी हो गई थी। तो देखिए ये टोटल मिलाकर अब कितनी हो गई थी, 22 हो गई थी, तो यहाँ से जो हमारा आंसर है वो सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, गलत विकल्प का चयन करना है।
तो देखिए अनुच्छेद 165 ये राज्य के लिए महाधिवक्ता इससे रिलेटेड है। इसके बाद देखिए राज्यपाल का विशेष अभिभाषण, ये दरअसल आर्टिकल 176 से रिलेटेड है। उसके बाद विधानसभाओं की संरचना, ये आर्टिकल 170 से रिलेटेड है। और विधान परिषदों की संरचना, ये देखिए आर्टिकल 171 से रिलेटेड है। गलत विकल्प पूछा गया है, बी आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, राष्ट्रीय आपदा प्रबंध प्राधिकरण यानी कि जो आपका नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी है, उसमें एक अध्यक्ष के अलावा और अधिकतम कितने सदस्य हो सकते हैं? देखिए एक अध्यक्ष होता है और कुछ अन्य सदस्य होते हैं जो 9 से ज्यादा नहीं होने चाहिए, ठीक है। और इसका जो है पदेन अध्यक्ष कौन होता है? तो प्रधानमंत्री इसके जो है पदेन अध्यक्ष होते हैं। तो सी यहाँ से हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया है कि राज्य आपदा प्रबंध प्राधिकरण से संबंधित कुछ स्टेटमेंट है, आपको गलत विकल्प का चयन करना है। इसमें एक अध्यक्ष और अन्य सदस्य होते हैं जो 10 से अधिक नहीं होंगे, तो ये गलत है क्योंकि एक अध्यक्ष और अन्य सदस्य होंगे जो कि आपके 9 से अधिक नहीं होने चाहिए। मुख्यमंत्री राज्य आपदा प्रबंध प्राधिकरण के पदेन अध्यक्ष होते हैं, ये बात बिल्कुल ठीक है। गलत पूछा है, ए हमारा आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं हमारा आज का लास्ट का क्वेश्चन कि जिला आपदा प्रबंध प्राधिकरण का पदेन अध्यक्ष कौन होता है? तो देखिए जो जिला अधिकारी होता है या उपायुक्त होता है, जिनको कलेक्टर भी बोलते हैं, वो जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के पदेन अध्यक्ष होते हैं। पूछा गया है इसके अंदर एक अध्यक्ष के अलावा अधिकतम कितने सदस्य होते हैं? देखिए एक अध्यक्ष होता है, कुछ अन्य सदस्य होते हैं जो 7 से अधिक नहीं होने चाहिए। तो देखिए 3 लेवल पर आपका आपदा प्रबंधन प्राधिकरण होता है, सेंट्रल पर, स्टेट पर और डिस्ट्रिक्ट पर। सेंट्रल में प्रधानमंत्री अध्यक्ष होंगे, स्टेट पर मुख्यमंत्री और डिस्ट्रिक्ट में कलेक्टर होंगे। सेंट्रल पर और स्टेट पर कितने सदस्य होते हैं? एक अध्यक्ष और 9 से ज्यादा मेंबर नहीं होने चाहिए, जबकि डिस्ट्रिक्ट में ये चेंज होकर 7 मेंबर हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए हमारा आंसर कौन सा हो जाएगा? सी हो जाएगा। तो ये था आज का वीडियो जिसमें पॉलिटी के क्वेश्चंस को हमने डिस्कस किया है। देखिए पॉलिटी में 2 चीजें महत्वपूर्ण होती हैं, पहले आप कॉन्सेप्ट्स को क्लियर कर लें और उसके बाद पॉलिटी कंप्लीटली फैक्ट बेस्ड एक सब्जेक्ट है जिसमें आपको आर्टिकल्स, इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट्स, ठीक है, इंपॉर्टेंट एक्ट्स, इन सब के बारे में पता होना चाहिए। तो बार बार अगर आप रिवाइज करेंगे तो चीज़ें आपको याद हो जाएंगी। और पॉलिटी एक ऐसा सब्जेक्ट है जो 100% सही आंसर आपको देता है अगर इसको एक बार आप तैयार कर लेते हैं। यानी कि इनपुट आउटपुट रेशियो पॉलिटी का बहुत शानदार है। एक बार पढ़ाई करने से मैक्सिमम नंबर ऑफ द क्वेश्चन जो है आपके सही होते हैं। तो पढ़ते रहिए। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच।